हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। ठीक है, जैसे कि आप नकारात्मक सोच रखते हो या फिर नकारात्मक लोगों के साथ रहते हो कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारे मन में भी इसी की नींव बन जाती है कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सकारात्मक सोच के साथ जीना है। जैसा ही महामारी के साथ हो रहा है और ऐसा ही हमारी सोच के कारण पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। तो सकारात्मक सोच बनाना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, ना रुकना है, ना झुकना है, ना टूटना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और आगे ही बढ़ते जाना है। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चंद्रमा पर जाने के लिए डॉग 1 मिशन को प्रक्षेपित करेगा? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए स्पेसएक्स, जो इलोन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स जो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस जेट कंपनी है। ठीक है, ये डॉग 1 मिशन यानी कि डॉग 1 मिशन चंद्रमा पर प्रक्षेपित करेगा। इसका जो संस्थापक है इलोन मस्क और इनकी एक और कंपनी है टेस्ला। ठीक है, अब इनके द्वारा ये किया जाएगा, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। ये मिशन एक पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी यानी कि डोज कोइन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, यानी कि पूर्ण तरीके से जो बिटकॉइन है उसके रूप में इसको वित्त पोषित किया जाएगा। और इसका नेतृत्व जो कनाडा की कंपनी है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन, इसके द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2022 की पहली तिमाही होने वाली जो यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 का, इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। स्पेसएक्स के बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना 2002 में इलोन मस्क के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के अमेरिका में स्थित है। ठीक है, जो एरोस्पेस निर्माण और अंतरिक्ष परिवहन के क्षेत्र में ये काम करता है। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे, आज का प्रश्न है कि जो इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी है उसकी पहली यूनिट किस शहर में लगाई जाएगी? ठीक है, तो भाई वो तो बात हो गई उनकी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नासा की। तो नासा जो है चंद्रयान 3 जो कि 2021 में लॉन्च करेगा और चांद की सतह को छूने का इसमें प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि चांद की सतह पर पहली बार तो हमने छू दिया, वहाँ पर पानी की खोज कर दी, लेकिन वहाँ पर और अधिक प्रयास करेंगे। ठीक है, गगनयान 2022 तक भारत का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। शुक्रयान 2024 के लिए तैयार किया जाएगा और ये वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए रहेगा। ठीक है, शुक्र ग्रह के। मंगलयान 2 जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा और मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन रहेगा। ये आदित्य L1 जो कि 2022 के लिए सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। और जो रीसेट 1A है 2021 में एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ठीक है, इसके अलावा निसार, तो निसार 2022 का पहला ड्यूअल बेड रडार इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये इतने सारे उपग्रह जो है कि नासा प्रक्षेपित करेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने 2021 के नवीकरणीय ऊर्जा बाजार अपडेट को जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका राइट आंसर है। इसने जो है कि हाल ही में 2021 का जो नवीकरणीय ऊर्जा बाजार अपडेट को जारी किया है और इसने 2021 के लिए इसको जारी किया है। ठीक है, बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको इग्नोर करना, पढ़ाई पर ध्यान देना है सिर्फ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है और इसको भारत और फ्रांस के द्वारा स्थापित किया गया है। आप बताएंगे मेरे को कि इसमें तीसरा जो देश है वो कौन सा शामिल होने वाला है? ठीक है, 2021 के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा बाजार अपडेट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है और इसके अनुसार जो पवन ऊर्जा है उस पर 25% वृद्धि पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके अलावा 2019 से 20 की तुलना में अक्षय ऊर्जा अधिष्ठापन में 45% की वृद्धि हो गई है। इसके अलावा ये रिपोर्ट पवन ऊर्जा में 90% और सौर ऊर्जा में 50% की वृद्धि को रेखांकित करती है, यानी कि इसमें वृद्धि की जाएगी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनके लिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख संगठन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके जो हेड है वो गाय राइडर है।
इसके अलावा आता है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। जो महासचिव है वो है जुर्गेन स्टॉक। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, इसका मुख्यालय यूके में यानी कि लंदन में है और इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। इसके जो महानिदेशक या महासचिव है वो है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसकी स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में अमेरिका में की गई थी और इसके जो हेड है वह एंटोनियो गुटेरेस है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और 1945 में इसको स्टार्ट किया गया था दोनों को। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि आईएमएफ की हेड है और डेविड मालपास जो है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसकी स्थापना 1945 में इटली के रोम में की गई और इसके जो हेड है वो क्यू डोंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्षुद्र ग्रह बेनू का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनके अध्ययन के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, जो ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान है ये क्षुद्र ग्रह बेनू के अध्ययन से संबंधित है और ये खबरों में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही के मिशन के अनुसार ये 6 किलोग्राम रेगोलिथ यानी कि ऊपरी मृदा को एकत्रित किया है तथा पृथ्वी पर अपनी वापसी की यात्रा शुरू की है। ठीक है, ये 2018 में पहुंचा था और बेनू की सतह से 2.5 के लिए इसे मापा गया था। इसका सौरमंडल में क्या महत्व है? तो ये मिशन सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करेगा और 22वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी से टकराने की जो 2700 में से एक भी संभावना साथ है वो बेनू जो वर्तमान में ज्ञात सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? 22 जुलाई 2019 को, ठीक है, किया गया था। इसके अलावा इसको GSLV MK3 से लॉन्च किया था। रीसेट 2B इसको 22 मई 2019 को लॉन्च किया गया था, जो कि PSLV CAC46 से इसको लॉन्च। इमीसेट 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था। PSLV C45 से लॉन्च किया। GSAT 31 जिसको 6 अप्रैल 2019 को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है GSAT 7A जो कि 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था GSLV MK1 F11 से। इसके अलावा आता है GSAT 11 जो कि 5 दिसंबर 2018 को एराइन 5 VA246 से इसको लॉन्च किया गया था। HY6 इसको 29 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था PSLV C43 को 3 से। इसके अलावा GSAT 29 जिसको 14 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और GSLV MK3 D2 से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, GSLV MK3 से तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन GSAT 29 को GSLV MK3 D2 से किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में किस संगठन को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा IREDA। इसको जो है कि ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है उसको IREDA से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए वित्त पोषण संस्थानों के लिए जो IREDA उसके प्रयास और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इसे दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है ICC यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। जो ICC है इसकी स्थापना 1925 में की गई थी, मुख्यालय कोलकाता में है और ये एकमात्र चैम्बर है जिसे क्यूबेक कनाडा में विश्व चैम्बर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, जितने भी फैक्ट लाते हैं हम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सर्च करके लाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए जो मेहनत की जाती है आप उसका फल थोड़ा थोड़ा हमें देते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप तो पढ़ाई कर ही रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना 2006 में जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड यानी कि स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में मिशेल्स बेचलेट जो कि चिली से बिलोंग करते हैं और इनके महानिदेशक हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो है कि 1995 में स्थापना की गई थी। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। नोगोन्जी इकोंजी इवेला, ये पहली महिला जो है कि
WTO की अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा ASEAN की स्थापना 1996 में की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, और इसके जो महासचिव है वो शाहदुल इस्लाम है। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना 2001, और इसके महासचिव जो व्लादिमीर नोरोव है। ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, और चिली इबू ओसुजी ये यहाँ के प्रमुख हैं। इसके अलावा अफ्रीकी संघ यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन, इसकी 2002 में स्थापना की गई थी, और इसके जो मुख्यालय है वो आदिस अबाबा में है, और इसके जो हेड है वो फेलिक्स एंटोनी टिस्टंकी है। इब्स यानी कि IBSA, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। किस संगठन ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है। तो ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले तो, कि इस पहल का उद्देश्य क्या रहेगा। तो जो कोविड-19 महामारी है उसके खिलाफ जो भारत है वो जैसे एक प्रकार से लड़ाई ही कर रहा है, तो उसके समर्थन के लिए जो धन की आवश्यकता होगी उसकी कमी को पूरा करना, और जो एक हिस्से के रूप में यानी कि WHO भारत को ऑक्सीजन, दवाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और अन्य सहायता प्रदान करेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो WHO ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल शुरुआत की है। अब WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। ये एक विशेष प्रकार की एजेंसी है जो विशेष सहायता करती है। ठीक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और इसके जो हेड है यानी कि महानिदेशक वो डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन C हो जाएगा, यानी कि एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसका जो है कि एक उद्देश्य रखा गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है। जो विज्ञान दिवस है यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जैसे कि 11 मई 1998 को जो राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु मिसाइल परीक्षण किया गया था दूसरा, तो उसके अंतर्गत यानी कि फर्स्ट वाला तो किया गया था 1974 को इस ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा, लेकिन जो दूसरा किया गया था 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो इसका जो परीक्षण हुआ था इसके अनुसार इसको मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है इस बार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। इसके अलावा इस परीक्षण के बाद जो भारत है वो एक परमाणु राष्ट्र बन गया है, तथा परमाणु क्लब के लिए शामिल होने वाला छठा देश बन गया है। ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। सारे ही दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, टिक कीजिए राइट आंसर क्या आएगा इसका। ऑप्शन जो हमारा C हो जाएगा, पद्म कुमार M नैयर। ठीक है। इनको जो है कि अभी प्रस्तावित किए गए इनको राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष। इसके अलावा इसमें बात की गई है दिनेश कुमार खारा। तो ये दिनेश कुमार खारा कौन है? ये SBI के अध्यक्ष है। ठीक है। तो पद्म कुमार M नैयर को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड जो है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समूह है जिसके मुख्य प्रबंध निदेशक और इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड है ये उधारदाताओं को दबावग्रस्त जो परिसंपत्ति है उनका निर्माण बनाने के लिए ये जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान क्षेत्र और उनका जो ज़्यादा टाइम के लिए अनुभव और उनके पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण जो कंपनी यानी कि लिमिटेड है उसकी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बैंकों की साझेदारी है। ठीक है। जैसे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जैसे रहते हैं उस प्रकार से इसका जो है कि हिस्सा रहता है।
ठीक है। इसके अलावा हम कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के सीईओ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोनी है, तो ये जापान की कंपनी है और इसके जो सीईओ है वो केंचिरो योशिदा है। सैमसंग, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसके जो सीईओ है किम ह्यून शुक कोहडोंगजिन किम की नाव। ठीक है। नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी है, इसके जो सीईओ है पेक्का लुंडमार्क है। एचपी जो कि अमेरिका की कंपनी है डियोन वेस्लर है। ठीक है। एयरटेल के जो सीईओ है गोपाल वित्तल है। और वोडाफोन आइडिया, इसका नया नाम है वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, यानी कि वोडाफोन और आइडिया की कॉम्बो कंपनी जो जिसको वीआई के नाम से जाना जाता है। इसके जो सीईओ रविंदर ठक्कर है। ठीक है। टीसीएस, तो ये भारत की कंपनी है और इसके जो सीईओ है राजेश गोपीनाथ है। इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस के जो सलील पारेख हैं सीईओ। और जो वालमार्ट इंडिया है, यानी कि पेंट कंपनी, इसके बहुत सारे उत्पाद आते हैं जैसे वालमार्ट इंडिया है, इसके जो सीईओ है समीर अग्रवाल है। अल्फ़ाबेट इंक और गूगल, ये अमेरिका की कंपनी है। इसकी स्थापना लेरी पेज सर्जरी ब्रिन के द्वारा 1998 में की गई थी और इसके वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 5 ड्रिप्स एक्सपीडिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? सभी महासागरों में सबसे गहरे बिंदुओं का अन्वेषण, यानी कि ऑप्शन डी 5 डिप्स एक्सपीडिशन इसका नाम है। और जो सबसे गहरे बिंदु हैं उनके अन्वेषण से ये संबंधित है। ठीक है। इस अभियान में एक मुख्य जो उद्देश्य है, दुनिया के 5 महासागर जो सबसे गहरे महासागर है, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी चीन सागर, इनका जो है कि 5 डिप्स एक्सपीडिशन के अनुसार पांचों महासागरों के सबसे गहरे बिंदुओं जैसे हिंद महासागर का जावा ट्रेंच और फैक्टोरियन ट्रेंच, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर का, इसके अलावा अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको ट्रेंच, आर्कटिक महासागर का मोलोय होल और प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप। अब ये खबरों में क्यों रहा है? तो 5 डिप्स एक्सपीडिशन के अनुसार जियो साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित होने वाले नए पत्र के अनुसार वैज्ञानिकों के निष्कर्ष निकाला है कि जो मैरियाना ट्रेंच है वो अभी भी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है। जिसकी गहराई कितनी है? 11,00,00,22। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है। इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई लोग? तो ऑप्शन बी इज़राइल। इज़राइल में जो है कि अल अक्सा मस्जिद स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तानगढ़ी की मस्जिद है। ठीक है, जो कि अजमेर में स्थित है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये जो टेम्पल माउंट को इस्लाम हरम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल और यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है। तो पहला मक्का, दूसरा मदीना और इसके बाद जो पवित्र स्थल है वो अल अक्सा मस्जिद के माना जाता है जो कि यरूशलेम में स्थित है। ठीक है। अब ये खबरों में क्यों रहा है? तो इजरायली जो पुलिस है इनको जो है कि यरूशलेम में रह रहे फ़िलिस्तीनियों को बाहरी निकाल दिया है और जो अल अक्सा मस्जिद में टकराव शुरू हो गया है। ठीक है। जैसे कि आप भी देख रहे हो कि फ़िलिस्तीनी और इजरायलियों के बीच जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीक़ा से तकरार जो चल रहा है, तो उसको दबाव बनाया गया है इसमें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 15 मई के जो करंट अफेयर से। जैसे दक्षिणी अमेरिका के किसे अगले नियुक्त, तो रामकरण वर्मा को अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। शकुंतला थिल्स्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। इसके अलावा जो होमन बोरगोहिन 88 साल में इनका निधन हुआ है, ये एक कवि है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार सिंह को चुना गया है। HDFC बैंक ने 2022 के लिए भारत की GDP 10% रहने का अनुमान लगाया है। अनूप भट्टाचार्य का निधन हुआ है और ये एक कवि है। इसके अलावा जो अमेरिका है उसने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत सिंगापुर के पैसे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चौथी स्विस वार्ता जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इसके अलावा स्मिथन हेनरी यानी कि नीले हैरिस को ऑप्शन सी पाम गोसल को स्कॉटिश संसद का पहला नवनिर्वाचित सिख चुना गया है। 4.29 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार 2021 की मुद्रास्फीति 4.29 रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। देख लेते हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। आज हम बात करेंगे विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। कबड्डी का उद्भव किस देश में हुआ? भारत में हुआ।
क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। वाटर पोलो में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा पोलो में 4 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं। ठीक है, कनाडा का जो खेल है वो कौन सा है? आइस हॉकी है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम आपको अगला सेशन कंप्लीट है। ठीक है, हाँ भाई, ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेना। ये क्या हुआ कि मम्मी खाने में नमक डालना भूल गई थी। ठीक है, तो मेरे को स्वाद कम आ रहा था, तो मैं क्या बोला, शायद भाई, और मैं डर गया कि टेस्ट नहीं आ रहा है, कहीं गए तो नहीं काम से। ठीक है ये अच्छी काम की चीज़ है, एक बार पढ़ लेना, काम की नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए अनंत परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।